जी हाँ, अगर आप एक ऐसी वीडियो के सर्च में हैं जिसको देखने के बाद आप लोगों की सीटेट परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ही वीडियो के अंदर सीटेट परीक्षा में जो हमसे महत्वपूर्ण 5 अलग अलग विषय पूछे जाते हैं, इन सभी को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, जो कि हमारा सीडीपी यानी कि बाल विकास। साथ ही साथ गणित में हम लोग पैडागॉजी भी करेंगे और साथ ही साथ इसके जो हमारे न्यूमेरिकल के टॉपिक पूछे जाते हैं वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोगों से सीटेट परीक्षा में 2 अलग अलग भाषाएं पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसके अंदर क्या चीजें पूछी जाती हैं, आप पैसेज को किस तरीके से हल करो, और साथ ही साथ पैडागॉजी में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। इसके अलावा पैसेज में हमें अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, इसको भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ईवीएस के अंदर हमसे जो पैडागॉजी पूछी जाती है, जो हमें कंटेंट का सेक्शन पूछा जाता है, इन सभी चीजों को आज की एक सिंगल वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद केवल एक वीडियो से आप यहां पे इतने श्योर हो जाएंगे कि आप 150 में से यहां पे 100 से ज्यादा, या फिर आप कह लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 120 से ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और इस सभी सेक्शन को एक एक करके कवर करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। जैसे कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम सीटेट की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं, और आप यहाँ पे विषय देख के आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये खास करके पेपर 1 के लिए बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों की एक अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीडीपी से शुरू करते हैं। सीडीपी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करते हैं, उसके बाद हम गणित को करेंगे, फिर लैंग्वेज 1 और उसके बाद लैंग्वेज 2, और इसके बाद हम यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के सेक्शन को हम कवर करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ अलग अलग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीडीपी में जो यहाँ पे सबसे बेसिक और फाउंडेशन टॉपिक माना जाता है, जो कि है विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो सीडीपी में ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। यहीं से ही आप कह लीजिए हमारी सीडीपी शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रोथ के बारे में समझते हैं, वृद्धि के बारे में समझते हैं। तो देखिए वृद्धि के बारे में सबसे पहले और सबसे बेसिक पॉइंट जो होता है, ये जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है यानी कि क्वांटिटेटिव होती है। आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज की जो ग्रोथ है वो आप देख के बता सकते हो। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद आता है और वो थोड़ा हेल्दी हो जाता है, तो आप बता सकते हो कि आप अभी थोड़े से हेल्दी हो गए हो या फिर आप अभी थोड़े से वीक हो गए। तो देखिए देख के हम जो चीजें बता सके वो हमारी क्वांटिटी के अंदर आता है यानी कि मात्रा के अंदर आता है। तो देखिए अगर हम वृद्धि को और अच्छी तरीके से समझना चाहें तो वृद्धि के लिए हम क्या बोलेंगे, वृद्धि से किस चीज का तात्पर्य है कि किसी के वजन का बढ़ना यानी कि वेट का बढ़ना, किसी की ऊंचाई का बढ़ना, या फिर आप कह लीजिए कि किसी के शरीर के अनुपात में अगर आप परिवर्तन देखें, यानी कि किसी भी चीज में अगर आप यहाँ पे उसके बॉडी के प्रोपोर्शन में चेंज देखें। ये देखिए ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, अगर आप किसी पौधे को देखते हैं वो पौधा बड़ा हो रहा होता है तो वहां पे उसका भी क्या हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है। अगर हम देखें तो ये जो वृद्धि होती है, ये जो ग्रोथ होती है, ये एक समय बाद रुक जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें यानी कि विकास की बात करें, तो देखिए विकास एक ऐसा आपका ये एक एरिया माना जाता है जिसके अंदर हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन आते हैं यानी कि क्वालिटी में हमारे जो चेंज आए। देखिए हम अगर हमारे आसपास के वातावरण के संपर्क में आएंगे यानी कि सोसाइटी के अगर हम कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो देखिए हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आएगा। अब जो बिहेवियर में परिवर्तन आया आप उसे मेजर नहीं कर सकते, वो हमारी क्वालिटी बताएगा, वो हमारे गुण बताएगा। इसके अलावा हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ साथ हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर हमारे मात्रात्मक यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं वो भी आते हैं। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो आपका एक समय बाद रुक जाता है, पर जो डेवलपमेंट होता है ये लाइफ लॉन्ग आपका चलता रहता है, ये आपका कभी नहीं रुकता। और जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है वो वृद्धि के बिना भी हो सकता है, ग्रोथ के बिना भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जो हाइट है वो समय से पहले ही थोड़ा सा रुक जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका डेवलपमेंट ना हो यानी कि उसके गुणों में कोई परिवर्तन ना आए, उसके बिहेवियर में कोई चेंज ना आए। तो हम ये कहेंगे कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है आपका
आपका वो विकास का ही एक भाग मानी जाती है, और ग्रोथ एक स्मॉल एरिया है और डेवलपमेंट एक बड़ा एरिया माना जाता है। इसके अलावा हम लोगों से डेवलपमेंट से संबंधित यानी कि जो विकास से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि विकास किस तरीके का होता है। ये आपका बहुआयामी होता है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है। ये कई बारी हमारी परीक्षा में पूछा गया है कि विकास कैसा है। विकास बहुआयामी है यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। अब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ये मल्टी डायमेंशनल है यानी कि बहुआयामी है, तो इसके अलग अलग आयाम भी होंगे, इसके अलग अलग टाइप भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता रखा है कि अगर हम देखें तो विकास में सबसे पहले सबसे बेसिक आ जाता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। हमारे शरीर में जो विकास हुआ है वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारे संज्ञान, जो हमारी नॉलेज, जो हमारी कोग्निशन से जुड़ा होता है, वो हमारा संज्ञानात्मक विकास के अंदर आता है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है सामाजिक विकास, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, और भावनात्मक विकास यानी कि जो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब देखिए, विकास का ये मतलब नहीं है कि आपके शरीर में परिवर्तन आ गया या फिर आपने नॉलेज ले ली, आपके भावना में यानी कि इमोशनल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा सोशल चेंजेस यानी कि जो सामाजिक विकास है वो भी आपका होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम समाज के संपर्क में आएंगे यानी कि सोसाइटी के अगर हम कांटेक्ट में आएंगे तो हम उस समाज में जो भाषा प्रयोग होती है उसको भी हम सीखेंगे, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, इसके कई सारे आयाम हैं, इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से जानने हैं, और इनकी मदद से ही हम विकास को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम विकास की बात करें, तो इसके अलग अलग यहाँ पे प्रिंसिपल बनाए गए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। हमें क्या करना है, जैसा कि हमने कहा कि ये जो डेवलपमेंट है ये हमारा बर्थ से शुरू हो जाता है, जन्म से शुरू हो जाता है और टिल डेथ चलता रहता है। तो ये हमारा क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूटी को ये फॉलो करती है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है ऑर्डरली मैनर, यानी कि ये क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपके संज्ञान में विकास हो पर आपके सामाजिक विकास ना हो। तो ये देखिए, ये एक क्रम का अनुसरण करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है और उसी तरीके से विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है यूनिक डेवलपमेंट, यानी कि अनूठे विकास का सिद्धांत। अब देखिए यूनिक डेवलपमेंट क्यों, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, तो हर किसी का विकास दर जो है वो अलग अलग होगा, तो हमें यहाँ पे यूनिक डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस, हम लोगों को जैसे कि पता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, तो हर किसी में अलग अलग गुण होंगे, अलग अलग अवगुण होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट के अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल को यानी कि सिद्धांतों को समझने लगे तो हम लोगों को कुछ पैटर्न भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, जो कि दो अलग अलग पैटर्न हैं। सबसे पहला सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, यानी कि अगर एक बच्चा है और उसका यहाँ पे विकास हो रहा है, तो देखिए सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस ये बोलता है कि बच्चे के सर का विकास जो होगा वो सबसे पहले होगा, यानी कि बच्चे का जो हेड होगा वो सबसे पहले बैलेंस में आएगा और उसके बाद उसकी नीचे की बॉडी, यानी कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहां से कहां काम करता है, हेड टू टू। तो देखिए पहले तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहां से कहां जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हेड टू टू, पर अब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको बेसिक से एडवांस तक हर चीजें पता होनी चाहिए। ये वीडियो इसी पे ध्यान में रख के बनाई गई है। इसके अलावा जो दूसरा आपका यहाँ पे क्रम पैटर्न बताया गया है वो इस तरीके से है कि आपने अगर ये सुना होगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मदर वॉर्म में होता है, तो बच्चे का सबसे पहले क्या आती है, हार्ट बीट आती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो आपका मिडिल पार्ट होता है, जो आपका सेंटर मोस्ट पार्ट होता है, वो सबसे पहले विकसित होता है, सबसे पहले डेवलप होता है। तो ये जो आपका प्रॉक्सी मोडेस्टल सीक्वेंस है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि बच्चे का जो सेंटर पार्ट है, यानी कि जहां पे उसका हार्ट है, दिल है, वो सबसे पहले डेवलप होगा और उसके बाद वो परिधि तक जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, हेड से टो तक जाता है, यानी कि सर से पैर तक जाता है, और प्रॉक्सी मोडेस्टल में क्या होता है, सेंटर पार्ट से पूरे बॉडी में एक्सट्रीम, जैसे दिल का विकास
विकास सबसे पहले होगा, उसके बाद हाथों और पैरों तक ही जाएगा। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा हम लोगों को देखिए, जैसे कि मैंने कहा हमें विकास की अवधारणाएं देखनी है, तो विकास की अवधारणाओं में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, यानी कि इसके कितने स्टेजेस हैं। तो देखिए इसके 4 मुख्य स्टेज दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड हमारा प्रसव पूर्व अवस्था होती है, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है। 9 महीने के समय में जो बच्चे के अंदर शारीरिक विकास देखना जाता है वो आपका प्रसव पूर्व अवधि यानी कि प्रीनेटल पीरियड कहलाता है। अब देखिए इसके बाद जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्थाएं होती है उसको हम शेषावस्था के नाम से जानते हैं, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। अब देखिए इन्फेंसी स्टेज में होता क्या है कि बच्चे की जो इंद्रियां होती है यहाँ पे वो शिक्षक का काम करती है। अब आप कहेंगे कैसे? अब देखिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही चलना बोलना फिरना शुरू नहीं करता, वो आसपास के लोगों को देखता है, सुनता है, समझता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंसेस होती हैं, बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्टिव होती हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा भाषाई विकास आप देख सकते हो। जो भाषा का प्रयोग आप बच्चे के सामने करोगे वही भाषा कुछ समय बाद बच्चा वो बोलने लग जाएगा, और यहाँ पे बच्चा इमिटेशन करता है यानी कि अनुकरण करता है, आपको नकल बहुत ज्यादा करता है। अब देखिए इसके अलावा अगली जो अवस्था है यहाँ पे है बाल्यावस्था, जो कि है आपकी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक आपका अर्ली चाइल्डहुड और एक आपका लेटर चाइल्डहुड। देखिए अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में क्या फर्क है? जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ये आपका 3 से लेकर 7 वर्ष तक देखा जाता है, और जो लेटर चाइल्डहुड है ये आपका 7 से लेकर 11 वर्ष तक देखा जाता है। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो अपनी चीजें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और अर्ली चाइल्डहुड को यहाँ पे टॉय एज के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे खिलौनों के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता है। इसके अलावा जो लेटर चाइल्डहुड होता है इसे हम गैंग एज बोलते हैं। जब बच्चा 7 से लेकर 11 वर्ष का होता है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है, ग्रुप्स बनते हैं उनके, गैंग एज होते हैं। ये थोड़ा ट्रबलसम एज माना जाता है। ट्रबलसम एज मतलब थोड़ा परेशानी भरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि इस अवस्था के खत्म होने के बाद जो अगली अवस्था शुरू होने वाली होती है वो यहाँ पे किशोरावस्था होती है, जो कि एडोलेसेंस होती है, जो कि एक तरीके से यहाँ पे माइलस्टोन का काम करती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, और यहाँ पे देखा गया है 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे टीन एज भी बोला जाता है, जो कि एडोलेसेंट का पार्ट होता है। इसमें गर्ल्स में अलग चेंजेस होते हैं, बॉयज में अलग चेंजेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके अंदर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पे बच्चे के अंदर भावनात्मक जो चेंजेस होते हैं, यानी कि इमोशनल चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चा यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करना चाहता, और शेयर करता भी है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ये चीज़ मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इस तरीके से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आई होप ये जो पहला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि है विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक हम डिस्कस करें। चलिए हम यहाँ पे सीडीपी में पूछे जाने वाली 3 महत्वपूर्ण थ्योरी जो है उनको हम कवर करेंगे एक एक करके डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से एग्जाम्पलर पेपर में भी इनके काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, और ये जो थ्योरी है ये आप सीडीपी में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जा सकते। सबसे पहले हम देखेंगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यानी कि जीन पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इसके अंदर हमें 4 अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं। इन स्टेजेस के आप लोगों को यहाँ पे जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं उनको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है इस थ्योरी के अंदर कि यहाँ पे स्कीमा क्या है। देखिए ये थ्योरी किस तरीके से बनाई गई थी, ये सिद्धांत इस तरीके से बनाए गए थे। जीन पियाजे ये चाहते थे कि ये देखना चाहते थे कि बच्चों के संज्ञान में, बच्चों के कोग्निशन में किस तरीके से परिवर्तन आता है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किए और उससे ये पता किया कि बच्चों की अवस्थाओं में किस तरीके से चेंजेस आते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जीन पियाजे का ये जो थ्योरी है इसे हम अवस्था का सिद्धांत यानी कि थ्योरी स्टेजेस ऑफ
अब चलिए हम लोग सीडीपी की 3 महत्वपूर्ण थ्योरी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फिर वाइगॉट्स्की का सोशो कल्चर थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और उसके बाद कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करके ही आप पेपर में जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखते हैं। ये जो सिद्धांत है इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने ये देखना चाहा कि बच्चों के कोग्निशन में, बच्चों के संज्ञान में किस तरीके से परिवर्तन आता है, और खुद के बच्चों पे इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किए थे। खुद के बच्चों पे इस तरीके से चेक किया कि यहाँ पे उनकी एज के साथ किस तरीके से उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इसे यहाँ पे आपका अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो देखिए अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि अवस्था का सिद्धांत किसे बोला जाता है, तो आप कहेंगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसी को हम अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें 4 अलग अलग अवस्थाएं दी, 4 अलग अलग स्टेजेस दिए जिनको हमें डिटेल में यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? किसी भी चीज़ को लेके हमारे माइंड में जो एक इमेज हमारी बन जाती है चीज़ों को लेके, जैसे कि अगर एक बच्चे को बोला जाए कि पेड़ कैसा दिखता है तो उसके माइंड में इस तरीके से एक इमेज बन जाएगी। घर किस तरीके से दिखता है तो घर की एक इमेज इस तरीके से बन जाएगी। ये जो हमारे माइंड में चीज़ों को लेके एक सेट पैटर्न बना हुआ है, ये क्या है? ये हमारा स्कीमा कहलाता है। हर चीज़ को लेके जो हमने देखी है, जो हमने महसूस की है, उसको लेके हमारे माइंड में एक सेट पैटर्न है, ये हमारा होता है स्कीमा। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे अनुकूलन करेगा, यानी कि अडेप्टेशन करेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि वातावरण के साथ। और यहाँ पे जो अडेप्टेशन है ये 2 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया आपका आत्मसात्यकरण और दूसरा नाम दिया समायोजन। ये देखिए आत्मसात्यकरण क्या होता है, इसे हम एसिमिलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, अगर बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वो उसके नए ज्ञान जो उसे सिखाया जा रहा है उससे यहाँ पे तालमेल बिठा ले, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का आत्मसात्यकरण होता है। जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है वो न्यू नॉलेज के साथ यहाँ पे क्या होती है, बैलेंस होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट उसको पहले से पता है और उसके साथ नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जाए जो कि उसका बैलेंस हो रहा हो। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने घर में रोटी वगैरह बच्चा खा रहा था। अब उसके बाद वो स्कूल में गया और स्कूल में उसके जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे पराठे वगैरह लेके आ रहे हैं। अब उसको क्या है कि उसको तो अभी तक रोटी खाने की आदत थी जो कि गोल रोटियां थी। अब उसने देखा कि उसके दोस्त जो है वो पराठे लेके आए हैं जो कि यहाँ पे आपके त्रिभुज हैं, यानी कि यहाँ पे ट्राइंगल शेप के हैं। अब उसको ये चीज़ पता चल गई कि हर गोल दिखने वाली चीज़ तो आपकी रोटी होती ही है, मतलब हर गोल दिखने वाली चीज़ रोटी होती है। इस तरीके से उसके माइंड में एक इमेज था और उसको लगता था कि रोटी ही होती है जो हम इस तरीके से खा सकते हैं। उसको यहाँ पे अभी पराठे के बारे में नहीं पता था। अब उसके साथ साथ उसको स्कूल में जाने के बाद क्या पता चला कि हम रोटी को ही यहाँ पे एक तरीके से पराठे में बदल सकते हैं अगर हम उसमें यहाँ पे तेल या घी लगा दें। तो देखिए इस तरीके से उसका जो पूर्व ज्ञान है नए ज्ञान के साथ यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे उसका क्या हो गया, यहाँ पे उसका एसिमिलेशन हो गया। इसके अलावा समायोजन यानी कि अकोमोडेशन क्या होता है, अभी तक देखिए इसे रोटी और पराठे के बारे में पता था। अब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा जब बाहर गया तो बच्चे ने बाहर पे खाया पिज़्ज़ा। अब देखिए पिज़्ज़ा को देख के बच्चा क्या बोलेगा, इसको रोटी बोलेगा सबसे पहले। अब देखिए उसका यहाँ पे ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट था, अभी तक उसको रोटी और पराठे के बारे में पता था, यहाँ पे उसको पिज़्ज़ा के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसका जो पूर्व ज्ञान है उसमें उसे बदलाव करने की ज़रूरत है। उसको ये पता होना चाहिए कि हर गोल दिखने वाली चीज़ रोटी नहीं होती है, और उसने एक नई चीज़ यहाँ पे सीखी और पूर्व ज्ञान में उसने थोड़ा सा परिवर्तन किया। और जब हम यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में यहाँ पे हम क्या करें, चेंज करें, बदलाव करें, तो यहाँ पे क्या होता है, अकोमोडेशन यानी कि समायोजन होता है। इसके अलावा ये तो इन्होंने यहाँ पे टर्म दी, इसके साथ साथ हमें 4 अलग अलग अवस्थाएं दी। इनको जरा देखते हैं। सबसे पहला है संवेद्य पेशी अवस्था जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को यहाँ पे इन्होंने हमें संवेद्य पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया।
जिसके अंदर जो बच्चे की इंद्रियां होती हैं, जो बच्चे के सेंसेस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। बच्चे इमिटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि बच्चे दूसरों को नकल करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर होता है, यानी कि अगर बच्चे के सामने से कोई वस्तु हटा दी जाए तो बच्चे को लगता है कि वो वस्तु अभी है ही नहीं। तो इस तरीके से जो ये कैरेक्टर हैं, जो लक्षण हैं, यहाँ पे सेंसरी मोटर अवस्था में देखे जाते हैं। इसके अलावा अगला है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा क्या गया है कि बच्चे की जो एज है वो यहाँ पे 2 से लेकर 7 वर्ष तक की देखी जाती है। सबसे पहले तो आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे काफ़ी ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्टून वगैरह देखता है, तो बच्चे में यहाँ पे जीववाद बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ बच्चा यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चे में अपलटावी होती है। यानी कि अगर बच्चे को एक क्वेश्चन दिया जाए कि 2+3 क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पे गिन के 5 बताएगा। पर अगर बच्चे को यही प्रश्न उल्टा करके दिया जाए तो बच्चा फिर से यहाँ पे उनको जोड़ने लग जाएगा। अभी बच्चे में इतना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ कि बच्चा ये बता पाए कि वो चीज़ आपकी दोनों समान है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अगला यहाँ पे है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों में होती है। ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, बच्चे के जो लॉजिक होते हैं वो कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त चीज़ों पे आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन आ जाता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बच्चों में कंजर्वेशन आ जाता है यानी कि संरक्षण आ जाता है। बच्चा बता पाता है कि कोई मात्रा कितनी ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम, एरिया, आयतन, ये सब चीज़ों के बारे में बता पाता है। इसके अलावा बच्चा चीज़ों को कंपेयर कर पाता है, यानी कि कौन सी चीज़ तुलना में किसकी बड़ी है, छोटी है। इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो ये सारे गुण आपको कहाँ मिलेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं औपचारिक अवस्था, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ आप देखेंगे कि 11 से आगे के जो बच्चे होते हैं, 11 वर्ष के आगे के जो बच्चे होते हैं, इनमें ये अवस्था देखी जाती है। और इस अवस्था के अंदर यहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर जो रीजनिंग होती है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीज़ों के लिए भी आ जाती है, जो चीज़ें वो देख नहीं रहे, जो चीज़ें वो इमेजिन कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, यानी कि एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान वो देख पाते हैं। क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर ज़्यादा आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जीन पियाजे ने अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हम लोगों को दी थी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे गौर करें, अगला यहाँ पे है वाइगॉट्स्की का ये सोशो कल्चर थ्योरी। तो देखिए इसको जरा हम देख लेते हैं कि वाइगॉट्स्की के सोशो कल्चर थ्योरी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक है हमारा समाज यानी कि सोसाइटी, एक है हमारा संस्कृति यानी कि कल्चर, और तीसरा है भाषा। इनका ये मानना था कि बच्चा जितना ज़्यादा अपनी सोसाइटी यानी कि समाज और संस्कृति यानी कि कल्चर के इंटरैक्शन में आएगा, यहाँ पे इन्होंने इंटरैक्शन पे बल दिया। देखिए इंटरैक्शन पे बल दिया। इमिटेशन यानी कि नकल की बात ये नहीं करते, बच्चा किसी और को नकल करता है, उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, ये बात नहीं करते। यहाँ पे ये इंटरैक्शन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा इंटरैक्शन करेगा उतना ज़्यादा उसके भाषा में विकास देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों को ये जो वाइगॉट्स्की की ये जो सोशो कल्चर थ्योरी है, इसके अंदर हमें ZPD के बारे में भी बताया गया, जो कि है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए ये ट्रायंगल टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये आपका वो जोन होता है जिसमें बच्चे का प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है यानी कि समीपस्थ विकास होता है। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको ये 3 टर्म यहाँ पे समझने होंगे, आपको इस थ्योरी का जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर एक छोटा सा बच्चा है और उसके पापा क्या है, उसको साइकिल या स्केटबोर्ड ला के देते हैं, तो शुरुआत में क्या है कि बच्चे को यहाँ पे वॉक करना आता है। वॉक करना तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बच्चे को यहाँ पे जंपिंग, इसके अलावा बच्चे को यहाँ पे ये कह लीजिए रनिंग, ये सारी एक्टिविटी जो है ये बच्चा बिना किसी की मदद से अभी कर पा रहा है। अब देखिए बच्चे को यहाँ पे बाईसाइकिल चलाना सीखना है। अब देखिए बाईसाइकिल चलाना सीखने के लिए अभी अभी उसके पास साइकिल आई है, अभी अभी तो आप उसको किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। जब बच्चा किसी और की मदद लेता है तो मदद किसके द्वारा दी जाती है, मदद दी जाती है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे बड़ा हो या फिर जिसको इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो, वो यहाँ पे इस बच्चे को मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे इसके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, या फिर इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इसके लिए MKO का काम करे, मोर नॉलेजेबल अदर का काम करे। अब देखिए जो हेल्प इसको दी जा रही है
जो मदद इसको दी जा रही है इसको यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग का नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ों में फ़र्क है, एक तो मदद देना, मदद किसके द्वारा दी जा रही है, ये मदद दी जा रही है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, और जो मदद है, जो हेल्प है, यानी कि जो सिखा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, जो कि इस एरिया में की जाती है। अब जब बच्चे का स्कैफ फोल्डिंग हम कर देंगे, बच्चे को हेल्प हम कर देंगे, तो बच्चा एक ऐसे एरिया में पहुंच जाएगा कि बच्चा यहाँ पे बाईसाइकिल अपने आप भी ये चला पाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये तीन टर्म हमें ZPD, स्कैफ फोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, ये टर्म हमें यहाँ पे अपनी थ्योरी के अंदर दिए थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इन्होंने हमें बताया कि जो हमारी स्पीच होती है, जो हमारी वाक होती है, ये भी तीन प्रकार की होती है। ये जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इससे संबंधित एग्जाम्पल पेपर में भी हमें क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहला है हमारा सामाजिक वाक, यानी कि जो सोशल स्पीच होती है, जो हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बात करना सीखते हैं, तो ये सोशल स्पीच के अंदर आती है। इसके बाद थोड़ा और हम बड़े होते हैं तो हम लोग यहाँ पे खुद को रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए हम खुद से भी बात करने लग जाते हैं कि नहीं, हम लोगों को इस तरीके से काम नहीं करना, हम लोगों को डांट पड़ सकती है। तो ये हमारे प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वाक होते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत वाक से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब बच्चा खुद को, स्वयं को यहाँ पे नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, तो इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पे है आपका व्यक्तिगत वाक। इसके अलावा यहाँ पे अगला है आंतरिक वाक। कई बार हम लोगों को ये देखा गया है कि हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, हम लोगों को ये चीज़ नहीं करनी, हम लोगों को ये करके दिक्कत हो सकती है। तो ये इस तरीके के जो वाक होते हैं वो आंतरिक वाक कहलाते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगॉट्स्की का जो सोशो कल्चर थ्योरी है उसको हमने डिस्कस किया। अब चलिए जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको भी जरा डिस्कस करें। अब हम कोलबर्ग की थ्योरी देखते हैं जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम नैतिक विकास का सिद्धांत देखें तो ये हमें लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिया गया था, और इनका यह मानना था कि ये देखना चाहते थे कि बच्चों के अंदर नैतिकता जो है ये किस तरीके से विकसित होती है। और इसके लिए इन्होंने बच्चों को एक डायलेमा पे डाला, और यहाँ पे इन्होंने हिंस की एक स्टोरी यहाँ पे बच्चे को सुनाई। अलग अलग बच्चों के, अलग अलग एज ग्रुप को बच्चों को सुनाया कि हिंस एक व्यक्ति है जिसकी जो पत्नी है वो काफ़ी बीमार है, इसकी वाइफ को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए इसे डॉक्टर बोलते हैं कि इसे काफ़ी महंगी दवाइयाँ यहाँ पे खरीदनी है। अब हिंस जो है इतना सक्षम नहीं है, इतने उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवाइयाँ खरीद सके। तो हिंस के पास यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन बच गए, या तो वो किसी मेडिकल शॉप से वो जो दवाइयाँ हैं वो चुरा ले, या फिर अपनी पत्नी को उसी हालत पे छोड़ दे। तो देखिए बच्चों से यहाँ पे पूछा जाता है कि हिंस को यहाँ पे क्या करना चाहिए, हिंस को यहाँ पे दवाइयाँ चुरानी चाहिए या फिर हिंस को क्या करना चाहिए कि अपनी पत्नी को उसी हालत पे छोड़ देना चाहिए। तो देखिए अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, और इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चलता है कि बच्चों के अंदर नैतिकता किस तरीके से विकसित होती है। और इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर, अपने सिद्धांत के अंदर हमें तीन अलग अलग लेवल बताए, और उन तीनों लेवल के अंदर दो दो हमें यहाँ पे स्टेजेस बताए। तो इस तरीके से 3 लेवल और 6 स्टेजेस की ये सिद्धांत है। तो देखिए सबसे पहला जो लेवल 1 है वह है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि आपका पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर आता है। ये लेवल है, सॉरी, ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, और इसके अंदर हमारे दो अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे आते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो पनिशमेंट यानी कि दंड से बचने के लिए, या फिर वो आज्ञाकारी होते हैं इसलिए वो नैतिकता को अपनाते हैं। इसके अलावा जो अगला यहाँ पे स्टेज है वो है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज के अंदर देखा क्या गया है कि बच्चा इस तरीके से यहाँ पे नैतिकता को अपनाता है, अच्छे कार्य करता है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूंगा तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति भी मेरे साथ अच्छा करे। हमें एग्जाम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक बच्ची है जो कि टिफिन ले जाना भूल जाती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि कल मैंने तुम्हारे साथ टिफिन शेयर किया था तो आज तुम्हें अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना चाहिए। तो अभी वो कौन सी अवस्था में है? वो यहाँ पे लेवल 1 में है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरा लेवल यहाँ पे है वह है आपका परंपरागत। ये जो परंपरागत स्तर यहाँ पे है
ये जो आप देखें तो ये कन्वेंशनल लेवल होता है, जिसके अंदर दो अलग अलग आपके स्टेजेस हैं, जो कि गुड बॉय नाइस गर्ल। यहाँ पे बच्चे नैतिकता क्यों अपनाते हैं कि बच्चे को ये लगता है कि अगर वो अच्छे कार्य करेगा तो कोई उसे गुड बॉय या गुड गर्ल का टाइटल इस तरीके से देगा। इसके अलावा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, बच्चा यहाँ पे कानून से, लॉ और ऑर्डर जो बने हुए हैं उनसे डरता है कि अगर मैं कोई काम गलत करूंगा तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जेल भेज दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर बच्चे से पूछा जाए कि हिंस को क्या करना चाहिए, तो बच्चे ये जवाब देंगे कि हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए दवाइयों की, ऐसा अगर वो करता है तो उसको शायद वो जेल भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो कन्वेंशनल स्टेज है। अगला यहाँ पे देखें तो अगला जो थर्ड लेवल है वह है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के भी आपके दो अलग अलग स्टेजेस हैं। आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो सामाजिक अनुबंध है। अब देखिए इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, यहाँ तक आते आते बच्चे अपने समाज में होने वाली चीज़ों को समझने लग जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारे समाज में इस चीज़ को स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल। यहाँ पे बच्चा जो है ये स्वार्थ के लिए चीज़ें नहीं करता, बच्चा अपने आसपास के लोगों को एक तरीके से आप कह लीजिए उनके आवश्यकताओं के अनुसार उनकी चीज़ों के लिए वो यहाँ पे नैतिकता का अनुसरण करता है। तो इस तरीके से हमें लॉरेंस कोलबर्ग की ये जो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये हमें दिया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे CDP में करने होते हैं, जैसे कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप ये समझ गए तो ये टॉपिक बहुत आसान है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अपनी क्लासरूम में अपने जो लर्नर हैं उनको क्या करना है, उनमें नॉर्मल स्टूडेंट के साथ हर वर्ग से जो बच्चे आते हैं, अलग अलग जो एरिया से बच्चे आते हैं, उनके साथ साथ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट को, जो कि आप कह लीजिए जो स्पेशली एबल स्टूडेंट होते हैं, इन सबको इकट्ठा मिलके एक क्लासरूम में पढ़ाना हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। और ये यहाँ पे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को फॉलो करता है। अब आप कहेंगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्या है? इसके अंदर ये बताया गया कि हम लोगों को बच्चों को एक समान एक नज़र से देखना है और साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता है उनका ध्यान में रख के हमें यहाँ पे शिक्षण कराना है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, तो आप कहेंगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को फॉलो करता है। और ये हमें RTE के अंदर भी बताया गया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, उसके अंदर भी हमें ये बताया गया कि हमें क्लासरूम को कैसे बनाना है, क्लासरूम को हमें इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, यानी कि समावेशी शिक्षा हमें करानी है। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक होता है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है। प्रगति यानी कि प्रोग्रेस, हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट का प्रोग्रेस हो और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है। इसके अलावा लर्नर जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है। साथ ही साथ हमें चाइल्ड सेंटर पैडागोजी को अपनाना है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र हमें अपनाना है। इस तरीके से क्या होगा, बच्चे यहाँ पे प्रोग्रेस कर पाएंगे और आपकी क्लासरूम कैसे हो जाएगी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, और जो शिक्षा आप दोगे वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि जो CCE होता है ये, और साथ ही साथ NCF 2005, इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम CTET परीक्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमसे बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो कि हमें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ हमें अगर बुद्धि लब्धि निकालनी है यानी कि किसी भी व्यक्ति का IQ निकालना है तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो कि है आपका मेंटल एज, यानी कि किसी भी बच्चे की जो मानसिक आयु होती है उसको उसकी जो वास्तविक आयु है यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज से अगर हम भाग कर दें, ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी अगर IQ से संबंधित क्वेश्चन आता है, और 100 से अगर हम गुना कर दें यानी कि मल्टीप्लाई कर दें तो किसी भी व्यक्ति की IQ यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 8 अलग अलग टाइप बता रखे हैं हमारी इंटेलिजेंस के। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस जो है वो किस टाइप की बताई गई है, वो आपकी मल्टी डायमेंशनल बताई गई है। वो आपकी क्या बताई गई है, बहुआयामी बताई गई है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इसके कितने टाइप बताए गए, 8 टाइप बताए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई,
ऐसा कोई बच्चा जिसको अलग अलग भाषाओं का अच्छा सा ज्ञान हो, यहाँ पे उसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि में रखा जाता है। इसके अलावा अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि तार्किक गणितज्ञ, यानी कि बच्चा जो है वो तर्क अच्छा लगा पाता है और गणित में उसकी पकड़ अच्छी है, तो उसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखा जाएगा। इसके अलावा है म्यूजिकल यानी कि सांगीतिक, यानी कि जिसको संगीत में रुचि हो और उस संगीत में अच्छा पकड़ हो, उसको यहाँ पे देखा जाता है। इसके अलावा अगला है इंट्रापर्सनल। देखिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इन दोनों को अच्छे समझिएगा। अगर आपको यहाँ पे खुद की नॉलेज अच्छी है, यानी कि खुद को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, तो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। और अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, यानी कि दूसरों पे अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो इंटरपर्सनल कहलाएगा। दोनों में फ़र्क है और दोनों में डिफरेंस छोटा सा है यहाँ पे स्पेलिंग का, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा अगला है बॉडीली किनेस्थेटिक। अगर आपको अपनी बॉडी में अच्छा बैलेंस है, जैसे कि एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको बॉडी में अच्छा बैलेंस होता है, तो यहाँ पे बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहलाता है। अगला है स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस हमारी इमेजिनेशन पावर को के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं, जैसे कि आप देख लीजिए जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं वो हमारे घर का एक नक्शा हमें दे देते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं वो पहले उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है, तो यहाँ पे जो स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस देखी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला है हमारा प्राकृतिक यानी कि नेचुरलिस्टिक। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा जिसको प्रकृति के साथ वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ पे नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक जो बुद्धि है ये देखी जाएगी। तो ये टर्म आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो देखिए हमें जो मूल्यांकन करना है, जो हमें इवैल्यूएशन करना है, वो किस तरीके से होना चाहिए, वो आपका दो चीज़ों को यहाँ पे गौर करते हुए होना चाहिए। एक कंटिन्यूस यानी कि लगातार होना चाहिए, जिसके अंदर हम बच्चे का वृद्धि और विकास दोनों को हम साथ में देखें। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि वो सारे एरिया को कवर करे। वो कोलास्टिक यानी कि जो बच्चा जो मार्क्स वगैरह लेके आ रहा है अपनी कक्षा के अंदर, और साथ ही साथ जो बच्चा एक्टिविटी वगैरह में को कोलास्टिक एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, यानी कि इन शॉर्ट ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, CCE है, उसके अंदर ये देखा गया है कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है, यहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। अब देखिए NCF 2005 क्या है, इसको जरा देखते हैं। तो देखिए NCF 2005 से आपके क्वेश्चन कई सारे पूछ ले जाते हैं। ये एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोगों को ये बताता है इसका मेन एम क्या है कि हमें विद्यालय जीवन को, बच्चे की जो स्टूडेंट की जो आपकी स्कूल लाइफ है उसे हमें आउटर लाइफ के साथ जोड़ना है। जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी बच्चा सीख रहा है, वो ऐसा ज्ञान हमें बच्चे को देना है जो कि स्कूल के बाहर भी उसको यूज हो। इसके अलावा इसके जो यहाँ पे अध्यक्ष थे वो यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल थे जब ये NCF 2005 बनाया गया था। और ये जो NCF 2005 है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये NCERT द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि हमें हर सब्जेक्ट को किस तरीके से टीच करना है, हमें बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में ये बताया गया। इसके अंदर हमें बताया गया कि हमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, यानी कि सर्वांगीण विकास करना है, और साथ ही साथ हमें जो परीक्षाएं हम लेते हैं, जो एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करते हैं, उसको हमें इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि बच्चा एग्जामिनेशन से ना डरे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमें लर्निंग ऐसी करानी है, लर्निंग विदाउट बर्डन को ये प्रमोट करता है, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। और हमें चाइल्ड सेंटर पेडागोजी अपनानी है, ये सारी चीज़ें तो पहले भी बोली जाती हैं। तो ये आपका था NCF 2005 CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का कॉन्सेप्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम CDP के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि RTE 2009 जो हमारे सामने आया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके अलावा सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण कितने तरीके से बच्चे का कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर क्या है, और साथ ही साथ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा हम बच्चे को कितने तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे RTE 2009 को यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर हमें बता रखा है कि इसके अंदर ये बताया गया था कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को देनी है, यानी कि यहाँ पे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चे को देनी है। कौन से एज ग्रुप तक, तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकता है। आपने कई जगह पे देखा होगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष लिखा होता है, और कुछ जगह पे आपको, अगर आप CTET के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें यहाँ पे 6 से लेकर 18 वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष तो यहाँ पे है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जिनमें कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है।
अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि गिफ्टेड चाइल्ड है यानी कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये जो एज ग्रुप है वो रखी गई 6 से लेकर 18 वर्ष। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिवाइड कर दी हैं। आरटीई के अंदर हम लोगों को प्राथमिक स्तर और द्वितीय लेवल यानी कि जो हमारा सेकेंडरी लेवल होता है, इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं, जैसे प्यूपिल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि कितने स्टूडेंट पे कितनी टीचर होनी चाहिए। तो 30 यहाँ पे अगर स्टूडेंट होंगे तो उन पे एक टीचर यहाँ पे होनी चाहिए। और न्यूनतम कार्य दिवस जो होगा स्कूल का वो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे दिन के अनुसार देखें तो 200 दिन और घंटों के अनुसार देखें तो 800 घंटे होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बच्चे को यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है और बच्चे का घर कितना दूर होना चाहिए इसके बारे में भी बता रखा है। तो विद्यालय से बच्चे की जो घर की दूरी है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो सेकेंडरी लेवल में यहाँ पे जो रेशियो बता रखा है वो एक टीचर में 35 बच्चे यहाँ पे बता रखा है, यानी कि 30 से यहाँ पे 35 कर दिया गया। इसके अलावा जो न्यूनतम कार्य दिवस है ये भी यहाँ पे बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे 200 दिन है, यहाँ पे 220 दिन है। इसके अलावा घंटे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 800 घंटे और यहाँ पे 1000 घंटे। और जो विद्यालय और बच्चे के घर की जो दूरी होगी वो यहाँ पे 3 किलोमीटर हो सकती है। अब देखिए ये तो हमने देखा अभी आरटीई 2009 के अंदर हमें क्या क्या बताया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण क्या है, बच्चे को उसके समाज के संपर्क में लाना ही यहाँ पे सोशलाइजेशन है यानी कि सामाजिकरण है। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे का सामाजिकरण किसके द्वारा होता है ये पूछा जाता है। तो ये उसके पेरेंट्स, ये उसके दोस्त, इनके द्वारा यहाँ पे होता है क्योंकि ये शुरुआत में इन्हीं के संपर्क में आता है। इसके अलावा सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ पे होता है, बच्चे के स्कूल में होता है। इसके अलावा बच्चा मीडिया से चीज़ें सीख रहा होता है। तो यहाँ पे ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि बच्चे के सामाजिकरण में मदद करते हैं। अब देखिए जेंडर क्या है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और अगर एक वर्ड मैं यहाँ पे लिखूँ सेक्स, तो देखिए सेक्स क्या है, सेक्स एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट होता है। पर जेंडर कहाँ से आया, ये हमारे समाज यानी कि सोसाइटी से आया, जिसमें हमें ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि अगर गर्ल्स हैं तो ये करना है, बॉयज़ है तो ये करना है। हमें ये जो जेंडर पक्षपात किया जाता है इस चीज़ को ख़त्म करना है अपनी कक्षा के अंदर, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे डाला गया है। अगर अब हम देखें तो अगला यहाँ पे टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक इंट्रेंसिक एक एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक यानी कि बच्चा जब आंतरिक तरीके से अभिप्रेरित हो, यहाँ पे ये इंट्रेंसिक मोटिवेशन कहलाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को कोई नई चीज़ सीखने का। इसके अलावा एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन यानी कि आप अगर इस तरीके से कहो कि अगर आप ये काम करके आओगे तो आपकी पूरी क्लास के सामने तारीफ की जाएगी, तो ये आप बाहरी तरीके से उसे मोटिवेट कर रहे हो, यहाँ पे अभिप्रेरणा दे रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा एक्सट्रेंसिव मोटिवेशन के अंदर। आई होप ये जो सीडीपी का मैंने पूरा सेक्शन आप लोगों के साथ अभी कवर किया है, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा और अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम लोग जरा मैथ्स के, गणित के जरा हम एरिया को जरा हम कवर करते हैं, उसके बाद हम बाकी जो बचे हुए एरिया हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अब चलिए हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे कवर करें जो कि आप लोगों को सीटेट पेपर 1 में करके ही जाने। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक टॉपिक को मैं अलग अलग करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है गणित में, वो हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का पूछा जाता है, यानी कि जो वास्तविक मान होते हैं और जो हमारे स्थानीय मान होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको जरा देख लेते हैं। अगर हमें कोई संख्या दी जाए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक को अलग से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे अगर मुझे कोई भी इस तरीके से ये संख्या दी जाए और मुझे बोला जाए कि 5 का यहाँ पर आप हमें क्या बता दीजिए, 5 का आप हमें वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू बता दीजिए। तो 5 का ये जो फेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 5 ही होगा। अब देखिए आप कहेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये संख्या दे रखी है, नंबर दे रखी है, जिसमें कहेंगे कि 7 जितने भी बारी है, 7 2 बारी है,
दोनों साथ का आप क्या करिए, दोनों जो 7 दे रखे हैं उसका क्या करिए, उसका यहाँ पे फेस वैल्यू निकालिए। मैंने कहा कि जो भी संख्या आपकी दी होती है, जिसको भी यहाँ पे अंडरलाइन किया होता है, वही उसका फेस वैल्यू होता है। अगर 1 का पूछेंगे तो 1, 0 का पूछेंगे तो 0, 3 का पूछेंगे तो 3। अब कहेंगे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 14। क्या ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को माइनस कीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अब कहेंगे इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49। इन दोनों को कहेंगे कि भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं ये फेस वैल्यू से संबंधित। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में जिसका भी फेस वैल्यू निकालना होगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। अब देखिए इसी संख्या में अगर मुझे यहाँ पे बोला जाए, अब देखिए आपको फेस वैल्यू तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए प्लेस वैल्यू के लिए भी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 7 को ही ले रही हूँ। अब देखिए 7 का निकालना है तो ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या किया जाता है, जिस भी संख्या को निकालना है उसके बाद आपको गिनना है कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे 6 0 इस तरीके से लगा देंगे। ये कितने जीरो हो गए, ये 6 0 आप इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हो जाएगा पहले वाले 7 का क्या, ये प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। इसके अलावा दूसरे 7 का अगर हमें निकालने को बोलेंगे तो दूसरे 7 के बाद, इस वाले 7 के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 3। तो आप 3 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके बाद आपसे कुछ भी बोल सकते हैं, इनको जोड़ने को बोल सकते हैं, इनको घटाने को बोल सकते हैं, और इस तरीके से आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन आएगा। आप कंफ्यूज मत होना। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कहेंगे पहले वाले 7 का तो आप प्लेस वैल्यू निकालिए, आपने निकाला। कहेंगे ये वाला जो 7 है इसका आप फेस वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए मैंने आपको कहा कि फेस वैल्यू तो जिस भी संख्या का निकालने को बोलेंगे वही होगा। तो अब आपसे इन दोनों को भी यहाँ पे घटाने को बोल सकते हैं या जोड़ने को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दोनों को मिक्स करके, दोनों को अलग अलग करके, तो आपको एक छोटा सा टॉपिक तैयार करना है। इसके अलावा आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी आना चाहिए, जो कि आपको कई सारे प्रश्नों में मदद करता है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, एचसीएफ जो होता है, ये किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या है आपकी 15, दूसरी संख्या है यहाँ पे आपकी 20 और तीसरी संख्या है यहाँ पे 60। अब देखिए अगर हमें इस संख्या का यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करिए, ये डिवीजन मेथड से मैं आपको समझा रही हूँ। आप पहले 2 संख्या यहाँ पे ले लीजिए, जो छोटी है उसे बाहर रखिएगा, जो बड़ी है उसे अंदर। तो देखिए 15 के पहाड़े में आपका 20 तो नहीं आता, पर 15 एक बारी में 15 आता है, तो यहाँ पे आपका ये रिमाइंडर बच गया। अब देखिए ये जो संख्या है, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी है, तो आप यहाँ पे फिर से एक भाग का यहाँ पे साइन बनाएंगे। आप यहाँ पे इस तरीके से भाग का साइन बनाएंगे और अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले देखिए इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन मिला, इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए आपने 2 संख्याएं पहले ले ली, 15 और 20। 15 और 20 ले लिया। 15 और 20 लेने के बाद 15 को बाहर और 20 को अंदर रखा और इस तरीके से भाग करके इतना आ गया। आप बस मुझे बताइए, ये जो शेष बचा है, ये जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका इस वाली संख्या से छोटा है। तो आप क्या करेंगे, अब एक और डिवाइड का साइन बनाएंगे और इस 15 को यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए 5 के पहाड़े में 15 आता है, तो आप कहेंगे 3 बारी में आता है, तो ये पूरा कट गया। अब इसके बाद, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ पूरा। अब ये जो आपका शेष बचा हुआ था आखिरी में, जो जिससे हम भाग करते हैं, देखिए इस तरीके से ये डिवीजन आगे भी चल सकता था। अगर यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बचता तो मैं फिर से यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के इस वाली संख्या को यहाँ पे लिख देती, पर ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब जिससे आखिरी बारी हम भाग करते हैं उस संख्या को हम उठाते हैं और उस संख्या से हम तीसरी संख्या को भी भाग कर देते हैं। तो क्या ये पूरा बराबर आपका भाग होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये 5 से 60 भी भाग होगा। तो देखिए आखिरी में दोनों के 5-5 आया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एलसीएम की बात करें, ये जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे इसके लिए भी मैंने एक नंबर लिया हुआ है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एक लंबी सी रेखा इस तरीके से खींचेंगे, 12
15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब देखिए ये तीनों के तीनों संख्या जो है वो सबसे पहले हमें 2 से चेक करना है कि जाती है नहीं जाती। तो आप कहेंगे 15 तो नहीं जाती, 12 और 20 जाता है। तो यहाँ पे हमने जितने बारी में जाता है वो लिख दिया, 15 को ऐसे के ऐसे उतार दिया। इसके अलावा मुझे बताइए कोई संख्या ऐसी है जो अभी भी आपके यहाँ पे 2 के पहाड़े में जाती है। तो 6 और 10 फिर भी जाता है, 15 नहीं जाता। जो नहीं जाता उसको छोड़िए। अब देखिए ये तीनों संख्या 2 के पहाड़े में नहीं जाती पर 3 के पहाड़े में जाती है। 3 के पहाड़े में ये 1 बार में, 3 के पहाड़े में ये 5 बारी में, और ये 5 नहीं जाता तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब 1 तो ये गया, इसका काम खत्म। ये जो 5 है वो 5 के पहाड़े में जाएगी। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए करना क्या होता है? एलसीएम निकालने के लिए आपको इन संख्याओं को, जैसे 2, 2, 3 और 5, इन्हें आपको गुणा कर देना होता है। जैसे कि ये आपका 5 और 3 हो जाएगा आपका 15, 15 और ये अगर 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 और 2 को करेंगे तो 60। तो 60 यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया। आई होप अगर आपको एलसीएम निकालने से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इससे संबंधित जो हमें टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। जैसे कि 105 आपको दे दिया, तो 105 में हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने आने चाहिए। इसके लिए आपको फैक्टर बनाने होंगे किसके? 105 के। तो चलिए 105 के फैक्टर बनाते हैं, जैसे एलसीएम करते हैं उसी तरीके से ये मेथड है, पर यहाँ पे सिर्फ एक संख्या का किया जाता है। तो देखिए 105 का अगर हम निकालने बैठे तो ये आपका आखिरी डिजिट क्या है? 5 है, तो ये 2 के पहाड़े में तो नहीं जाता। ये आपका किस पहाड़े में जाएगा? ये 3 के पहाड़े में जाएगा। ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखिए ये आपका 3 के पहाड़े में नहीं जाता, ये आपका 5 के पहाड़े में जाता है, वो भी 7 बारी में। और 7 जो है ये 7 के पहाड़े में जाता है। तो फैक्टर क्या क्या बने? तो फैक्टर आपके पास यहाँ पे जो तैयार हुए वो कितने हुए? वो हुए 3। 3 कितने बारी है इस जगह पे? आप कहेंगे एक ही बारी है। इसके अलावा 5 कितने बारी है? 5 भी आपका एक ही बारी है। और 7 कितने बारी है? 7 भी आपका एक ही बारी है। तो इनकी पावर कितनी हुई? इनकी पावर हुई 1, 1 और 1। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमारी जो भी ये पावर होती है, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो एक ही होगा। एक ही जरूरी नहीं होगा। जैसे हमने एलसीएम निकालते हुए 2 बारी 2, 2 हमने लिखा हुआ था, उस तरीके से किसी की पावर 2 भी आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम 8 का अगर हम करें तो 8 का करेंगे तो आप देखिए 8 का करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इसकी पावर होगी, पावर में आपको 1 जोड़ देना है। जो भी इसकी पावर होगी पावर में 1 जोड़ देना है। जो भी इसकी पावर होगी पावर में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। और 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो 105 के हैं वो कितने हैं? 8। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना पूछते हैं। ये चीज़ पूछा गया भी है, आप चाहें तो इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोगों को एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, वो भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, यानी कि जो आपके घनत्व है गुणनखंडों का, उनका योगफल आपको निकालना होता है। तो एक नंबर लिया है 210। तो देखिए सबसे पहले तो गुणनखंड निकालना है तो फैक्टर बनाने हमें आने चाहिए। तो चलिए 210 का जरा फैक्टर बनाते हैं। तो ये 2 के पहाड़े में जाएगा। 2 के पहाड़े में कितने बारी में जाएगा? आपका 105 बारी में जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो 105 है वो किस पहाड़े में जाएगा? वो 3 के पहाड़े में जाएगा। 3 के पहाड़े में फिर से 35 बारी में जाएगा। और 35 जो है ये आपका 5 के पहाड़े में जाएगा। और 7 अपने पहाड़े में जाएगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके फैक्टर कितने बने, तो आप मुझे यहाँ पे जवाब दोगे कि एक 2 बना, एक 3 बना, एक 5 बना और एक 7 बना। अगर मैं पूछूं इनकी पावर क्या है, इनकी पावर फिर से 1, 1 है। पर इस बार हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालने, हमें सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर निकालने के लिए जितने भी ये नंबर हैं
इनकी जितनी पावर होती है हमें वहां तक जाना होता है। अब देखेंगे, अब आप कहेंगे ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले 2 जैसे दे रखा है, 2 की पावर 0 से हमें शुरू करना है। 2 की पावर 0, उसके बाद हमें यहाँ पे बीच में योग का साइन लगाना है, और 2 की पावर यहाँ कितनी है, मैक्सिमम 1। अगर ये 2 की पावर 2 होती तो हमें वहां तक जाना पड़ता। ठीक है जी। इसके अलावा 3 है यहाँ पे, 3 की पावर कितनी है, 1, तो 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 3 की पावर 1 तक जाएंगे। अगर 3 की पावर 2 होती तो प्लस 3 की पावर 2 भी लिखते, इनटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इसको हम हल कैसे करेंगे, किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, और ये 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा। इसके अलावा किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही होता है, और 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा। इसके बाद किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, और यहाँ 5 रहेगा, और किसी की पावर 0 तो 1 और 7। अब आप इसको हल कर लीजिए। इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा आपका 6, और यहाँ पे आएगा आपका 8। आपको इन सबको यहाँ पे गुणा करना है और आपका सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ये निकल के आ जाएगा। आई होप अभी मैंने गणित के जितने भी आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और मापन यानी कि मेजरमेंट वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और संख्याओं के प्रकार, साथ ही साथ मेजरमेंट की जो ट्रिक है और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आएंगे, और हम लोगों को डिवीजन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सूत्र क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो हमारे नॉर्मल काउंटिंग में शुरू होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके की जो संख्या इन्फिनिटी तक जाती है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा होल नंबर क्या होते हैं, अगर हमारी प्राकृतिक संख्या में अगर हम यहाँ पे 0 भी जोड़ दें तो यहाँ पे ये हो जाएंगे क्या, हमारे होल नंबर। अब देखिए आपकी सीटेट की परीक्षा में एक प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक होल नंबर है, देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, एक होल नंबर है जो कि आप मान के चलिए x। अगर इस x में हम एक बारी क्या करते हैं, 50 जोड़ते हैं, और उसके बाद दोबारा क्या करते हैं कि 50 में से इस होल नंबर को माइनस करते हैं, और इनका अगर हम योग निकालते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक होल नंबर है, एक होल नंबर आपको नहीं पता, उस होल नंबर में पहले आप 50 को जोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, 50 में से उसी होल नंबर को माइनस कर रहे हैं, और जो भी उत्तर आ रहा है आप उसे बाद में जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इस होल नंबर की जगह मैं क्या ले सकती हूँ, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। 0 में अगर मैं 50 को जोड़ूं, कहानी जो बोल रखी है, और उसके बाद हमें योग करना है किसके साथ, 50 में से फिर हमें इसी होल नंबर को माइनस करना है। कंफ्यूज नहीं होना, हमने होल नंबर में पहले 50 को जोड़ा और उसके बाद 50 में से होल नंबर को माइनस कर दिया। तो देखिए आंसर आपका कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका, इन दोनों में ये जो 50 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एक होल नंबर है उसमें 50 जोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको छोड़ो, उसके बाद हम 50 में से उसी होल नंबर को माइनस करेंगे। तो देखिए पहले हमने 0 में 50 को जोड़ा, फिर हमने 50 में से 0 को माइनस किया, और जो इनके आंसर आ रहे हैं इनको आखिर में आपको जोड़ देना है, आपको बताना है कि कितना आंसर आएगा। ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में भाग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपके क्या होंगे, ये होल नंबर होंगे। इसके अलावा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े में नहीं जाती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके क्या हो जाएंगे, विषम संख्याएं हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए अभी ये मैराथन क्लास है तो बिल्कुल डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, और इसके अलावा अगर आपको मैथ्स के मैराथन क्लास देखनी है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सीटेट पेपर 1 के लिए डाली हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसमें एक एक टॉपिक मैंने कराया है, उसको आप देखिएगा। अब देखिए प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और 7,
इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक पूरा जनरल आइडिया लग जाएगा कि सीटेट परीक्षा क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके की मदद आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखिए 5 के और 7 के अगर मैं फैक्टर पूछूं तो 5 एक तो खुद के टेबल में जाता है और एक के पहाड़े में जाता है। जी बिल्कुल, 7 भी एक के टेबल में जाता है, एक आपका 7 के टेबल में जाता है। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर बने, 2 फैक्टर बने, वो आपके क्या होंगे, वो आपके प्राइम नंबर होंगे। पर अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 आपका 1 के पहाड़े में भी जाता है, आपका 3 के पहाड़े में भी जाता है और खुद के पहाड़े में भी जाता है। ऐसे नंबर जिसके बहुत सारे फैक्टर बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं कहलाते हैं। तो देखिए आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड बने। एक बार ही पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, 1 से लेकर 10 तक के, यानी कि 1 से लेकर 10 तक नहीं, 1 से लेकर 9 तक के अगर हम देखें तो इसमें कितने आपके प्राइम नंबर होंगे। तो एक मैं काउंटिंग लिख रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 नहीं ले सकते, वो 2 डिजिट का नंबर है। एक ना आपका प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर। तो देखिए ये जो 2 है ये प्राइम नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक खुद के पहाड़े में जाता है, एक के पहाड़े में। ऐसे ही 3 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 के पहाड़े में भी जाता है। 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो 2 और 3 दोनों के पहाड़े में जाता है। 7 होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 यहाँ पे 4 2 के पहाड़े में जाता है। इसके अलावा 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 यहाँ 3 के पहाड़े में जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी ऐसे संख्याएं हैं जो कि एक डिजिट वाली हैं, जो कि आपकी प्राइम नंबर हैं। तो ये आपकी 4 प्राइम नंबर हैं जो कि सिंगल डिजिट वाले हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये नंबर्स से संबंधित। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरीके की आपको संख्याएं दे रखी थी और ये बोल रखा था कि इनको आपको क्या करना है, 2 मिनट यहाँ पे मैं ठीक कर लूँ, इनको आपको ये जोड़ के बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको हल करूँ, इतने पार्ट को मैं यहाँ पे इस तरीके से एक साथ ले लूँ तो इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 0, इन दोनों का सम कितना आएगा 0, इन दोनों का सम कितना आएगा 0, इन दोनों का सम कितना आएगा 0। तो आंसर ओवरऑल कितना हो गया, 0। आपको ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे जो मैं आपके साथ अभी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और इसके अलावा हम लोगों को मेजरमेंट मापन का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे 3 लीटर और 30 ml, क्या ये 300 ml के बराबर है? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, यस और नो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम किस तरीके का अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं, तो जरा एक बारी इस ट्रिक को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इन शब्दों को देखिए, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो और किलो। यहाँ पे ये शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों के बीच में, इन सभी के बीच में 10-10 का अंतराल होता है। ठीक है जी, इन सभी के बीच में कितने का अंतराल होता है, 10-10 का। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ियां ऊपर जाओगे तो आप 10 से यहाँ पे गुणा करते हो, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो तो 10 से भाग करते हो। अब आप कहोगे ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये समझ में नहीं आ रहा। और किसके लिए ये बना हुआ है, ये लीटर, मीटर और ग्राम के लिए बनी हुई ये चीजें हैं। अब देखिए आपने एक सूत्र तो देखा ही होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस चीज से तो सब परिचित है। अब ये बना कैसे, इसको जरा देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो m है, ये m क्या है, तो आप कहेंगे ये तो मीटर है। और यहाँ मीटर के आगे ये जो c लगा हुआ है ये क्या है, सेंटी है, मतलब सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए यहाँ आपको कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ आपको मीटर से सेंटी की तरफ जाना है। ये मैं गलत नहीं बोल रही। अब देखिए मीटर जो है, मीटर आप ढूंढिए इस पूरे फ्लो चार्ट में कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मीटर ये बीचों बीच में लिखा हुआ है। ठीक है जी, मीटर से आपको कहाँ जाना है, सेंटी की तरफ जाना है। सेंटी कहाँ लिखा हुआ है, सेंटी यहाँ लिखा हुआ है। और अगर आप मीटर से सेंटी की तरफ जा रहे हो, मीटर से सेंटी की तरफ जा रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, तो आप कहेंगे आप ऊपर जा रहे हो। और ऊपर कितने स्टेप जा रहे हो, मीटर से पहले डेसी में जाओगे,
डेसी से फिर सेंटी में जाओगे और ऊपर को जाते हुए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जितने आप पायदान ऊपर जाओगे उतनी बारी गुणा करोगे। तो पहले यहाँ पे 10 फिर 10 और 10 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसीलिए 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके के बीच में डाल देते हैं, सॉरी, और यहाँ पे पूछते हैं कि 3 लीटर आपका 300 ml जो है क्या वो इतने के बराबर है। तो जरा एक बारी इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए, ये जो 30 ml है ये तो आपका पहले से ml में है और ये भी आपका ml में है, तो आपको लीटर को बदलना होगा। समझिए क्या कह रही हूं, ये पूरा एक आंसर है। आपको देखना है कि क्या ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है या नहीं है। तो ये जो आपको आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है, आप कहेंगे ml में दे रखा है। अब ये ml में है तो ये भी पहले से ml में है, तो इसको छोड़िए, पहले इस 3 लीटर का काम कर लेते हैं। 3 लीटर को आपको किस में बदलना है, किस में बदलना है, आप देखिए ml में बदलना है। तो आप कहेंगे आपको कहां से कहां जाना है, लीटर से ml की तरफ जाना है। लीटर ढूंढिए, लीटर हो गया ये, और ml में ये जो m है ये मिली शब्द के लिए है। तो आपको लीटर से आपको कहां जाना है, आपको लीटर से आपको मिली तक जाना है। और कितने पायदान आप जाएंगे, आप लीटर से पहले डेसी में जाएंगे, डेसी से सेंटी में, फिर मिली में। तो यानी कि आप 3 पायदान ऊपर जा रहे हैं, और 3 पायदान ऊपर जाएंगे तो 3 बारी आप 10 से गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 बारी 10 से गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लीटर से यहाँ पर मिली में जा रहे हो, और 3 बारी 10 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है जी। अब बताइए, 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर है। ये 1 के हिसाब से हमने निकाला, 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर है। तो 3 लीटर कितने के बराबर होगा, 3000। जी, ये क्लियर हुआ आपको। इसके अलावा इसके साथ साथ 3 लीटर को तो हमने ml में बदल दिया, इसके साथ साथ ये 30 भी था, मैंने इस 30 को भी यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए, ये जो मेरा उत्तर आया है क्या ये उत्तर इस वाले उत्तर के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरमेंट यानी कि मापन से संबंधित। तो आप लोगों को आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए, एक और टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी जरा देख लेते हैं। और अगर कोई संख्या है उसका हम डिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो कि आपका क्या है, जैसे कि ये 5 है, 5 और यहाँ पे है 18। तो देखिए, जिससे हम भाग करेंगे वो हमारा होता है डिवाइजर, यानी कि क्या, भाजक। ठीक है जी। और जितने बारी में ये भाग होगा, ये तो नंबर है जिस नंबर को हम भाग कर रहे हैं, इसके अलावा जितने बारी में ये भाग होता है, भाग मैंने कर दिया, जितनी बारी में ये भाग होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भागफल। भागफल बोले तो क्वोशिएंट। इसके अलावा जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा होता है शेषफल। अब देखिए ये सूत्र कैसे बना, ये जो संख्या है इस संख्या को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 18। 18 नंबर है। इसके अलावा डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है आपका 5 इंटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट आया आपका ये यानी कि भागफल आया आपका 3, और इसको जोड़ देना है इसके रिमाइंडर यानी कि शेषफल के साथ। तो देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 3 और 5 हो जाएगा आपका 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। तो इस तरीके से ये आपका सूत्र बना हुआ है। अब इस सूत्र से संबंधित हमारे एग्जाम्पलर पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है उसको भी जरा देखते हैं। वहाँ पे बोल रखा है कि एक डिवीजन का क्वेश्चन है जिसमें जो डिवाइजर है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, रिवीजन है तो कर लेते हैं। डिवाइजर जो कि है वो आपका 5 गुना है किसके, क्वोशिएंट के। ये चीज हमें बता रखी है, ठीक है जी। और यहां पे बता रखा है यही डिवाइजर आपका क्या है, 2 गुना है रिमाइंडर के, ठीक है जी। इतना हमें बता रखा है। और इस क्वेश्चन में एक आखिरी चीज ये बता रखी है, जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना है, वो 10 है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न में हमें 2 चीजें बता रखी हैं, डिवाइजर 5 गुना है क्वोशिएंट के, डिवाइजर 2 गुना है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर कितना है 10। तो रिमाइंडर की ये जो वैल्यू है मैं यहां लगा सकती हूं। तो डिवाइजर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है जी। इतना आ जाएगा। इसके अलावा डिवाइजर आ गया तो मैं पहली वाली इक्वेशन को यूज कर सकती हूं,
डिवाइजर 5 गुना था क्वोशंट के, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो डिवाइजर है मैंने कितना निकाला, तो आप कहेंगे 20 निकाला, और ये 5 है, तो क्वोशंट कितना आ जाएगा, क्वोशंट इन दोनों को भाग करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहीं पे हम हल कर देते हैं। ये जो नंबर है हमें वो निकालना है। आप मुझे बताइए डिवाइजर कितना है। डिवाइजर है आपका 20, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है क्वोशंट के साथ। क्वोशंट कितना है आपका, 4 आया, प्लस रिमाइंडर कितना है, 10। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80। 80 में हम इस 10 को भी जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 90। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, और इस चीज़ों को आप प्लीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना कर लीजिए उतना कम होता है, जैसा कि आपको पता है, और जितना मैं समझा सकूं वो भी उतना ही कम है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका पैरामीटर से संबंधित। ये पहले वीडियोस कराई हुई है, प्लीज़ आप उनमें से गो थ्रू कर लेना। पैरामीटर अगर आपको निकालना होगा और एरिया निकालना होगा तो आपको इनके सूत्र तो पहले पता होना चाहिए। तो देखिए दोनों के पैरामीटर मतलब परिमाप और एरिया मतलब क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा स्क्वायर होगा, जो हमारा वर्ग होगा उसके साइडों का आप स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे एरिया होगा आपका L इंटू बी। इसके बाद पैरामीटर यहाँ पे परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसके क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लीज़ आप वहाँ से देखिएगा। और यहाँ पे होता है आपका 4 इंटू साइड। तो देखिए आपको मेनली इन सब चीज़ों को इस तरीके से तैयार करना है। और मैथ्स में अगर देखें तो जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछेंगे जो कि आप नॉर्मल कर पाएंगे, जैसे कि आपको जर्नी से संबंधित पूछेंगे कि आपकी ट्रेन यहाँ से इतने बजे शुरू हुई, यहाँ से इतने बजे ख़त्म हुई, तो आपको समय बताना है। तो वो क्वेश्चन तो आप बिना किसी सूत्र के कर सकते हैं। बाकी रही बात आपकी ये सूत्र की, मेजरमेंट यानी कि मापन की, इसके अलावा आपकी संख्याएं कितने तरीके की होती हैं, कैसे फैक्टर निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब चलिए गणित में हमसे जो पैडागोजी पूछी जाती है उसको जरा हम डिस्कस करें। हम अगर मैथ्स पैडागोजी की बात करें तो देखिए यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, बट आप लोगों से जो यहाँ पे मेन एरिया पूछा जाता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और NCF 2005 जो है हमने CDP वाले एरिया में कवर कर लिया है। तो देखिए CDP वाले एरिया में कवर करने की वजह से NCF में यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, पर NCF के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मैथ्स पैडागोजी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ्स में हम लोगों को कुछ TLM पूछे जाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूछे जाते हैं, जैसे कि अबैकस हो गया। देखिए अबैकस किस तरीके से होता है, इस तरीके के आपके छल्ले होते हैं यहाँ पे एक रॉड टाइप में, इसकी मदद से हम बच्चे की कैलकुलेशन जो है उसको स्पीड कर सकते हैं, साथ ही साथ जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान, ये सब चीज़ें हम सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जियो बोर्ड की बात करें तो देखिए जियो बोर्ड किस तरीके से होता है, एक जैसे लकड़ी का फट्टा हो गया, लकड़ी के फट्टे में हम कील यहाँ पे लगा देते हैं और उन कीलों को यहाँ पे बच्चा जोड़ के यहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ सीखता है। तो देखिए ज्योमेट्री की जो 2D शेप्स होती है उनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को यहाँ से आ जाती है। इसके अलावा अगर हम ग्राफ पेपर की बात करें तो ग्राफ पेपर हम लोगों ने देखा है इस तरीके का एक पेपर होता है जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ वगैरह में तो इस्तेमाल करते ही हैं, बट यहाँ पर हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जो डेसिमल वाली संख्या होती है उसको अगर हमें गुणा करना है तो इन ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉट पेपर क्या होते हैं, डॉट पेपर जो ये है या आपके जियो बोर्ड की तरह होते हैं। जियो बोर्ड एक लकड़ी का फट्टा होता है जिसमें यहाँ पे जो कील होती हैं वो लगी होती हैं, जबकि डॉट पेपर जो होता है इसमें इस तरीके से डॉट बने होते हैं जिनमें बच्चे अलग अलग आकृतियों को जोड़ के यहाँ पे शेप सीखते हैं। ये आपका क्या है, ये भी आपका 2D शेप को सीखने में मदद करता है, वो भी ज्योमेट्री के अंदर। इसके अलावा 10 ग्राम क्या होता है, 10 ग्राम इस तरीके के डब्बे, एक तरीके से बॉक्स होते हैं, जिसके बॉक्स क्या कह लीजिए, एक आपने शेप दी होती है जिसके अंदर हम अलग अलग कलर के जो पेपर्स होते हैं उसकी मदद से बच्चों को अलग अलग आकृतियों को जोड़ना यहाँ पे इस तरीके से सिखाते हैं। अब देखिए इससे बच्चे दो चीज़ें सीखते हैं, एक तो यहाँ पे उसे 2D शेप्स जो होती हैं उनको पता चलता है, यानी कि ट्राइंगल कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, साथ ही साथ बच्चे को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से अरेंज करने हैं तो जो स्थायिक बुद्धि होती है, स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होती है, वो भी बच्चे के अंदर आ जाती है।
इसके अलावा ये जो ग्रिड पेपर है, ग्रिड पेपर क्या है, ये 10 बाई 10 का पेपर होता है जो कि देखने में ग्राफ पेपर की तरह ही दिखता है और ये भी डेसिमल वाली संख्याओं को हमें हल करने में मदद करता है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये चीज़ किससे सॉल्व होगी, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने एक मॉडल यहाँ पे पढ़ना है जो कि है वैन हेले का ज्योमेट्रिकल मॉडल, और इन्होंने ज्योमेट्री के अंडरस्टैंडिंग को लेके हमें 5 अलग अलग लेवल दिए थे, लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक। जो कि पहला लेवल यहाँ पे है चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन, किसी चीज़ को हम देख के उसके बारे में कितना कुछ बता पाते हैं, ये आपका विजुअलाइजेशन में आ जाता है। लेवल 1 जो दिया है वो है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, यानी कि हम किसी चीज़ को देख के उसे कितने टुकड़ों में यहाँ पे विभाजित करके उसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा लेवल 2 जो है वो है अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें हम लोग उस आकृति के बारे में कितनी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कितने गुण ये बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे औपचारिक निगमन जो होता है, यहाँ पे फॉर्मल डिडक्शन जो होता है, इसमें हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि दो आकृतियों के बीच में हम कितना कंपैरिजन कर सकते हैं। और रिगर यानी कि दृढ़ता में हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग यहाँ पे ये एक मॉडल दिया गया जिसमें 5 लेवल हैं जो कि 0 लेवल से चौथे लेवल तक जा रहा है। अब इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है, इसके यहाँ पे हमें 3 अलग अलग डोमेन बता रखे हैं। 3 मेन डोमेन है। अगर बच्चे को हमें कोई भी चीज़ सिखानी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को नॉलेज नहीं देनी, बच्चे के कोग्निटिव डोमेन के साथ साथ हमें अफेक्टिव यानी कि भावनाओं को भी ध्यान में रखना है, और साइकोमोटर डोमेन यानी कि बच्चे की जो स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, हमें उसको भी ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम अगर किसी भी टॉपिक को बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चे को कितना रिमेंबर है, कितना याद है। उसके बाद हमें देखना है कि बच्चा कितनी चीज़ों को समझ पा रहा है, कितनी उसके अंडरस्टैंडिंग हो रही है टॉपिक को लेके। इसके बाद बच्चे को जो टॉपिक सिखाया जा रहा है, बच्चा उसे कितना अप्लाई कर पा रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में। इसके बाद यहाँ पे विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, बच्चा उसे कितना एनालाइज कर पा रहा है, कितना उसे टुकड़ों में विभाजित करके समझ पा रहा है, और आखिरी में कोई नई चीज़ बच्चा क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लूम का हमारा वर्गीकरण चलता है। और इसके बाद अब हम देखेंगे शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड्स, जो कि हमारे हर सब्जेक्ट की पैडागोजी में ये आपको शब्द मिल जाएंगे। अभी हम मैथ्स पैडागोजी के अंदर देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, जो कि क्या कहता है कि बच्चे को पहले कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, कुछ यहाँ पे उदाहरण दे दीजिए और उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को रूल तक लेके जाइए। कुछ यहाँ पे हमें विशिष्ट उदाहरण देने हैं और यहाँ पे उसके बाद हमें सामान्य तक लेके जाना है, यानी कि इसके अंदर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाया जाता है। अब आप कहेंगे कि जो उदाहरण होते हैं वो स्पेसिफिक कैसे। अब देखिए अगर मुझे मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ाना है तो मैथ्स से संबंधित, उसी टॉपिक से संबंधित मैं उदाहरण दूंगी। मेरे मन में जो चीज़ें आएंगी मैं उस तरीके के एग्जाम्पल नहीं दूंगी। अब देखिए एग्जाम्पल जो दे रहे हैं हम यहाँ पे विशिष्ट दे रहे हैं, स्पेसिफिक दे रहे हैं। उसके बाद जो जनरल नियम बने हैं, जो रूल बने हैं, हम वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाया जाता है। निगमन इसका उल्टा होता है, ये आपका अपर प्राइमरी लेवल पे यूज होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे को रूल बता देते हैं, उसके बाद बच्चे को एग्जाम्पल की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा जो ये विश्लेषण है यानी कि आपका एनालिसिस मेथड, एनालिसिस मेथड में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाए उसको हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट करके उसको समझेंगे, यानी कि स्टेप वाइज हम उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। और संश्लेषण यानी कि जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस के अंदर क्या किया जाता है कि हम सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ के उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हल करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे मैथ्स पैडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किए। एनसीएफ हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था। अब चलिए जरा लैंग्वेज में देखिए, यहाँ पे मैं आपको हिंदी, इंग्लिश इस तरीके से नहीं करा रही, पूरे लैंग्वेज के सेक्शन में क्या पूछा जाता है वो जरा हम डिस्कस करें। अब हम यहाँ पे जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है हमारा, जो 30-30 अंकों का पूछा जाता है, उसको जरा देखते हैं कि उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए अगर आप लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2, आपने जो भी भाषा यहाँ पे चयन की हो, यही सब बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज के सेक्शन को देखें तो ये 2 एरिया में डिवाइड है। 15 नंबर जो होता है आपका एक पैसेज और एक पोएम पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये डाउट है कि पैसेज और पोएम को किस तरीके से हल करें,
तो आपको पैसेज और पोएम में से कुछ टैग वर्ड वहाँ पे छांटने होंगे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको ऑप्शन में, उन वर्ड्स को आप वहाँ पे पैसेज के बीच में ढूंढिए। तो इस तरीके से आप अप्रोच लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी आपके हल होना शुरू होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि पैसेज वाले क्वेश्चन में हमें फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार पूछे जाते हैं अलग अलग, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसका आपका सिमिलर और अपोजिट मीनिंग आपको निकालना होता है। ये तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये फिगर ऑफ स्पीच से ही शुरू करते हैं, फिर हम पैडागॉजी वाले सेक्शन में आएंगे। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम अलंकार बोलते हैं, ये आपके कई बारी सेंटेंस के बीच की कोई लाइन दे देंगे और उसमें से कहेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है वो छांटिए। तो सबसे पहले हम सिमली को देखते हैं जो कि आपका उपमा अलंकार होता है। ये आपका उपमा अलंकार कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हम ऐसे वाक्यों में जिसमें हम दो चीज़ों के बीच में तुलना करें और तुलना करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करें, सो, लाइक या एज, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सिमली यानी कि उपमा अलंकार देखा जाता है। इसके अलावा अगला है मेटाफर। मेटाफर जो है आपका रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार हम कब प्रयोग करते हैं? जिनके बीच में कोई भी आपकी सिमिलैरिटी ना हो, हम सीधा सीधा उस चीज़ से उसे कंपेयर कर दें। और इन सेंटेंस में ट्रिक क्या है कि आपको जो वर्ब होते हैं हमारे, जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इससे आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण करना, किसी ऐसी चीज़ को जो अजीवित है यानी कि जो नॉन लिविंग है उसको हम सीधा सीधा अपने आप से उस चीज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है उसे हम अपने से सहज कर रखते हैं, तो वहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीमोरोन जो होता है ये होता है विरोधाभास, ऐसे वाक्य जिसमें दो अपोजिट वर्ड आपको साथ में मिल जाए। वहाँ पर आपका, जैसे कि एक सेंटेंस है जिसमें एक वर्ड है आपका प्रिटी और एक वर्ड है आपका अगली, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए ऐसे आपको शब्द मिल जाएं जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वहाँ पे होगा आपका ऑक्सीमोरोन। अगला है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि जो पहले पहले शब्द होंगे वो आपको यहाँ पे सेम सेम दिखाई देंगे, तो इस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम पैडागॉजी की बात करें, चाहे आप हिंदी ले रहे हो चाहे आप इंग्लिश ले रहे हो, इनफैक्ट अगर आपने संस्कृत या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज ली है तो भी आपकी ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे कि एक्विजिशन यानी कि अर्जन क्या होता है ये पूछा जाता है। तो देखिए भाषा को अगर हम प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से जब हम एक्वायर करते हैं बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, जैसे कि हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं तो वहाँ पे एक्विजिशन किया जाता है। और अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करें और एक फॉर्मल सिचुएशन में यानी कि औपचारिक तरीके से किसी नई भाषा को सीखें, जैसे कि कोई सेकेंड लैंग्वेज हो गई, चाहे आपकी इंग्लिश हो चाहे कोई और लैंग्वेज हो, तो वहाँ पे हम लर्निंग करते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। इसके अलावा चाहे आपकी जो लैंग्वेज की पैडागॉजी किसी भी विषय की है, आपसे यहाँ पे लैंग्वेज के लिए ज़रूर पूछा जाएगा, जो कि 4 अलग हैं, LSRW, जिसे हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के नाम से जानते हैं। लिसनिंग जो हमारे श्रवण कौशल होते हैं, जिसमें हम सुन के किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं, उसके बाद हम बोलना उस चीज़ को सीखते हैं। फिर रीडिंग और राइटिंग, जब बच्चा छोटा होता है तभी भी वो किसी भी भाषा को इसी तरीके से सीखता है। जब बच्चा सबसे छोटा होता है तो वो सीधा बोलना चलना फिरना शुरू नहीं करता, वो चीज़ों को देख के समझ के उस चीज़ को सीख रहा होता है, तब वो सुन रहा होता है, उनको लिसनिंग स्किल। इसके बाद बच्चा थोड़े टाइम बाद वो जो लैंग्वेज है वो बोल रहा होता है, तो यहाँ पे स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। कुछ टाइम बाद हम उसे रीडिंग वगैरह सिखाते हैं, तो रीडिंग, और आखिर में जब उसकी मोटर कौशल, जो उसकी मोटर स्किल है वो डेवलप होती है, तो उसके बाद हम राइटिंग भी बच्चे को सिखाते हैं। इसके अलावा ये जो चारों स्किल है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक रिसेप्टिव और दूसरा प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव वो होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी स्किल है जो हम ग्रहण कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर जब हम किसी को सुन रहे हैं। तो ये जो लिसनिंग और रीडिंग है ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये रिसेप्टिव स्किल है। जबकि आप जब बोल रहे हो और जब लिख रहे हो तो कोई नई चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, कोई नई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो स्पीकिंग और राइटिंग क्या हो जाएगी, ये प्रोडक्टिव स्किल। इसके अलावा कुछ टर्म हैं जैसे कि मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है, किसी भी भाषा का जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि ऐसे शब्द जिनको आप और तोड़ नहीं सकते, जैसे यूनिट भी जो है वो भी एक मॉर्फीम है। इसके अलावा लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनका डिक्शनरी में हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ऑफ, विद,
एंड, और यहाँ पे फ्लावर। इन चारों में से लेक्सिकल वर्ड क्या है, तो आप कहेंगे फ्लावर, क्योंकि इसका डिक्शनरी में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। इसके अलावा BICS क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, यानी कि हमारे पास जो बेसिक स्किल है दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, वो आपका होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। अगला है TBLT, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि टास्क के आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा सिंटेक्स क्या होता है, जब हम सेंटेंस की स्टडी करें तो उसके लिए सिंटेक्स का प्रयोग करते हैं। सिमेंटिक्स क्या होता है, जब हम यहाँ पे वर्ड की मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो ये सिमेंटिक्स होता है। इसके अलावा अगर हम देखें असेसमेंट, यानी कि आकलन कितने तरीके से होता है, तो आकलन के लिए 3 शब्दों को आपके पेपर में पूछा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, आकलन क्यों कर रहे हैं, ताकि अधिगम हो सके, तो ये आपका FA कहलाता है, जो कि आप लर्निंग के दौरान बच्चे को कराते हैं ताकि ये आप जान सको कि आपके स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चे ने जितना सीख लिया उसका आकलन करना, ये हमारा ऐसे कहलाता है, जो कि सालाना परीक्षा हम लेते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है, ये सेल्फ असेसमेंट होता है, जो बच्चा स्वयं यहाँ पे करता है। तो देखिए इस तरीके से आपकी यहाँ पे लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा NCF हो गया, जो कॉमन टॉपिक है वो मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जैसे CCE हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अब चलिए जरा EVS के सेक्शन को देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी परीक्षा में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या चीज़ें आपको तैयार करके जाना है। अब हम EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन में देखते हैं कि आपको क्या पढ़ के जाना है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन एक बहुत बड़ा एरिया है इस वीडियो में कवर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले NCERT 3rd से लेकर 5th क्लास तक की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, डिस्टेंस, डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन की एक मैराथन वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली है। उस एक मैराथन वीडियो को देखिए, ये एरिया आपका डेफिनेटली वहां से वो कवर हो जाएगा, जिसके लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस एरिया को भी यहाँ पे कवर करती हूँ, तो ये 3 से 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो मेरे लिए अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये मैराथन की वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी है मैंने, इसको आप जरूर देखिएगा। EVS का सेक्शन यहाँ से कवर होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे पैडागॉजी में बाकी सारी चीजें तो सेम है, जो थोड़ी बहुत चीजें अलग है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले NCF 2005 के अंदर हमें EVS को पढ़ाने को लेके हमें 6 अलग अलग थीम बताएगी, और 2-3 बार CTET की परीक्षा में इन थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि EVS की जो मेन 6 थीम है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार एंड दोस्त, परिवार और दोस्त। अगला है यहाँ पे फूड यानी कि भोजन। अगला है शेल्टर यानी कि आश्रय। और आपको पता है कि ये 6 के 6 जो थीम है, इसी से हमारे क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक की EVS का जो सिलेबस है वो डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगला है वाटर यानी कि पानी। अगला है ट्रैवल यानी कि यात्रा, और साथ ही साथ थिंग वी डू एंड मेक यानी कि चीजें जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं। और ये मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चन में जो एग्जाम्पलर पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने सब कुछ वहां पे कवर किया है। और ये जो पहला थीम है इसके 4 और सब थीम है, जैसे कि रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब थीम है, ये हमारे हो गए सब थीम, और ये जो मैंने लिखे हैं ये हमारे 6 मेन थीम है। इसके अलावा हम लोगों से जो हम यहाँ पे इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के कुछ टूल हम लोगों को बता रखे हैं, कुछ यहाँ पे आपको उपकरण बता रखे हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो हम बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है वो हम बनाते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि बच्चों की एक फाइल बनती है, रिकॉर्ड फाइल होती है, जिसमें हम बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, इसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। इसके अलावा जो चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, अगर हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम येस और नो में ये चेकलिस्ट बनती है कि बच्चा इस काम को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से येस और नो में। रेटिंग स्केल जो होती है एक तरीके का आपकी शीट होती है, जिसमें हम बच्चे को 5 लेवल पे रेट कर देते हैं। 5-6 लेवल पे ये टीचर पे डिपेंड करती है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, इस तरीके से हम रेट कर देते हैं। इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट जो कि बच्चे के साथ घटित हुआ है उसको लेके एक शॉर्ट समरी लिखी जाती है।
शॉर्ट समरी लिखी जाती है और टीचर इस पे अपना एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से कंक्लूजन देती है कि बच्चे को ये चीज़ करना चाहिए था या ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जो हमें ईवीएस पेडागोजी में जो बाकी टॉपिक पूछे जाते हैं, टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। बस इस एरिया को आप, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले उससे आप प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।